हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे चैनल मैगजोन पर। और लास्ट टर्म पे हम लोग पढ़ रहे थे अपना इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने शुरू किया था और यहाँ पर हमने जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब इसी के आगे हम लोगों को पढ़ना है। तो लेसन स्टार्ट करने से बस एक रिक्वेस्ट है, इसके पहले अनअकैडमी पर फॉलो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिए ताकि आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन और नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, तो हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया था अपना कि हीट एनर्जी कैसे जनरेट होती है किसी भी हमारे रेजिस्टेंस में। और वो जो हीट एनर्जी होती है एच होती है आई स्क्वायर आर टी। आई क्या है, कितना करंट बह रहा है, आर उसका रेजिस्टेंस है और टी वो टाइम है जिसके लिए करंट बहेगा। अब हम लोग को टॉपिक देखना है मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हमारी होती है, तो हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि वोल्ट क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज। ये चीज हम लोग यहां से पढ़ चुके हैं, जहां पर V क्या है पोटेंशियल, Q क्या है चार्ज का मैग्नीट्यूड और W क्या है अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो अगर W को यहां से देखें तो वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा हमारा V इंटू Q। और W क्या है आपका, वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल। तो मतलब ये एक तरीके की एनर्जी भी है, ठीक है। तो यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हो जाएगी हमारी, दैट इज इक्वल्स टू वी क्यू, जो हम लिख देते हैं इसको स्मॉल ई से। चलिए स्मॉल ई से नहीं लिखते, डब्ल्यू हमारा जो है वर्क डन है या फिर इसे कह सकते हैं एनर्जी, और यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, वी इंटू क्यू। ठीक है, तो आपको पता है कि क्यू क्या होता है, आई इंटू टी, क्योंकि करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। तो आई क्या, क्यू क्या हो जाएगा, आई टी। तो यहां पर वी की जगह V लिखेंगे और Q की जगह क्या रख देंगे, IT। तो यहां से एक और फॉर्मूला निकल के आ गया VIT, वेयर T इज द टाइम, I जो है वो हो गया हमारा करंट यहाँ पर। अब फिर हम लोग क्या करते हैं, V इज इक्वल्स टू आई आर। आपको पता है V इज इक्वल्स टू आई आर है, तो क्या रख देंगे आई आर V की जगह, और IT तो है ही यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो जनरेट हुई वो क्या हो गई हमारी, आई स्क्वायर आर टी। तो तीन फॉर्मूले हैं यहां से, वी क्यू, वी आई टी, आई स्क्वायर आर टी। और एक और फॉर्मूला बन जाता है यहां से, एक और फॉर्मूला क्या होगा, हम लोग पुट कर देते हैं आई इज इक्वल टू वी बाय आर। मान लीजिए हम लोग पुट करते हैं आई इज इक्वल टू वी बाय आर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आई को जब हम वी बाय आर रखेंगे तो v इंटू वी बाय आर इंटू टी, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर टी बाय आर। ठीक है, तो ये भी फॉर्मूला हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। तो हमारे पास कितने फॉर्मूले हो गए, देखिए पहला फॉर्मूला हो गया हमारे पास ये, दूसरा फॉर्मूला हो गया हमारे पास ये, ठीक है, दूसरा फॉर्मूला हो गया हमारे पास ये, तीसरा फॉर्मूला हो गया हमारे पास ये, और चौथा फॉर्मूला हो गया हमारे पास ये। तो चार फॉर्मूलेज हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं, क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल्स डेफिनेटली आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये तो था हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगर यहां पर बात करें इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है, अगर यहां पर हम बात करें इलेक्ट्रिकल पावर, तो आपको पता है पावर क्या होती है, वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है, क्या होती है हमारी, वर्क डन अपॉन टाइम। तो एक तरफ में देखिए लिख देता हूं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्या क्या फॉर्मूला आया, वी आई टी, आई स्क्वायर आर टी, फिर क्या था आपके पास, वी स्क्वायर टी बाय आर। ये है आपका एनर्जी के तीन फॉर्मूले। ठीक है, अब हमें निकालना है इलेक्ट्रिकल पावर, और आपको पता है इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है हमारी, वर्क अपॉन टाइम या फिर एनर्जी अपॉन टाइम। सबको डिवाइड कर दीजिए टाइम से, इसको भी डिवाइड कर दीजिए टाइम से, इसको भी डिवाइड कर दीजिए टाइम से। तो ये क्या बन जाएगा, वी आई, ये क्या बन जाएगा आई स्क्वायर आर, और ये क्या बन जाएगा हमारा वी स्क्वायर बाई आर। तो यहां से जो इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला निकल के आ गया, इलेक्ट्रिकल पावर क्या हो जाएगी हमारी, वी आई या आई स्क्वायर आर या वी स्क्वायर बाई आर। तो ये हो गई हमारी इलेक्ट्रिकल पावर। यूनिट क्या हो जाएगी इलेक्ट्रिकल पावर की, इलेक्ट्रिकल पावर की जो हमारी यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी जूल अपॉन टाइम, दैट इज जूल पर सेकेंड। और यही जूल पर सेकेंड क्या होती है हमारी, वॉट। यही क्या हो जाती है हमारी, वॉट। तो इलेक्ट्रिकल पावर की यूनिट क्या हो गई, वॉट। ठीक है, तो ये तो था हमारा इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक हमें देखना है पावर रेटिंग ऑफ अप्लायंस। किसी अप्लायंस की पावर रेटिंग क्या होती है। ठीक है, देखिए पावर रेटिंग ऑफ अप्लायंस का मतलब है कि किस रेट पर वो अप्लायंस आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करेगा। जैसे मान लीजिए मेरे पावर
रेटिंग है किसी अप्लायंस की 10 वॉट का बल्ब है, 10 वॉट का मतलब है 10 जूल पर सेकेंड, तो इसका मतलब है मेरा जो बल्ब है 1 सेकंड में 10 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर ले जाएगा। कहते हैं 200 वॉट का बल्ब है, 500 वॉट का हीटर है, तो इसका मतलब क्या है कि किस रेट से वो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करेगा। तो यहाँ 10 वॉट का बल्ब का मतलब क्या है, ये आपकी 10 जूल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर सेकंड कंज्यूम कर लेगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम। ठीक है, एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम। अब यहां पर एक हमें देखना है 1 किलोवाट आवर। ठीक है, एक यूनिट होती है 1 किलोवाट आवर। हमारे घर में जितने मीटर्स लगे होते हैं बिजली के, उसमें जो यूनिट्स कहते हैं ना, इतने यूनिट बिजली चली या इतने यूनिट आपका मीटर चला, तो वो यूनिट एक्चुअली क्या होती है, वो आपकी किलोवाट आवर भी होती, किलोवाट आवर होती है। ठीक है, तो ये क्या है आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये मैं लिख देता हूं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी consumed by the appliances, consumed by the appliances। appliances का मतलब है आपके घर में जो पंखा है, रॉड है, एसी है, तो सारे appliances की जितनी क्यूमुलेटिव रीडिंग है, ठीक है, consumed by the appliances of power rating, of power rating, उन सब की रेटिंग कितनी है, of power rating 1 किलोवाट इन 1 आवर। मतलब अगर 1 घंटे तक उनको चलाया और उनकी पावर रेटिंग 1 किलोवाट है, मतलब 1000 वॉट है, इसका मतलब 1000 जूल पर सेकंड है, तो उसका कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम कर लेगा, वो कर लेगा 1 किलोवाट आवर। और इसी 1 किलोवाट आवर को हम लोग क्या कहते हैं, 1 यूनिट। इसी 1 किलोवाट आवर को कहते हैं हम लोग 1 यूनिट। और 1 यूनिट बिजली, इसी के हिसाब से यूनिट्स गिनी जाती हैं। तो हम लोग नॉर्मली क्या कहते हैं कि हमारा 6 रुपए प्रति यूनिट है या 5.5 रुपए प्रति यूनिट है, तो कितना यूनिट्स आई, मल्टीप्लाइड बाय द अमाउंट ऑफ बिल, मतलब जितना आपकी कॉस्ट है पर यूनिट की, तो हमारा मंथली बिल आ जाता है। ठीक है, तो 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मंथली बिल आ जाएगा। मान लीजिए डेली हमारी 10 यूनिट कंज्यूम हो रही है, डेली कितनी यूनिट्स चल रही है हमारी, एक दिन में 10 यूनिट चल रही है, और 1 यूनिट की कॉस्ट है मान लीजिए 6 रुपए, तो ये तो एक दिन का बिल हो गया। 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 6 3 18 और 00, इतने रुपए हो गया हमारा मंथली बिल। तो 1800 रुपए हो गया हमारा मंथली बिजली का बिल। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है, किलोवाट आवर को जूल में बदलो। ठीक है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर और जूल। भाई किलोवाट आवर भी आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है और जूल भी आपकी एनर्जी है, तो 1 किलोवाट आवर, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। तो 1 किलोवाट को क्या लिख सकता हूं, 1000 वॉट इंटू 1 आवर को सेकंड में बदलना पड़ेगा, कितना होगा, 1 आवर इज 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड्स। और आपको पता है 1000 वॉट क्या होता है, जूल पर सेकेंड, मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा, 3600 सेकेंड। तो सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा, तो जाएगा 3600 इंटू 10 टू द पावर 3, या फिर लिख सकता हूं 36 इंटू 10 टू द पावर 5, या इसको मैं लिख सकता हूं 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। कितना हो जाएगा, 1 किलोवाट आवर। बहुत 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 इंपॉर्टेंट RRB JEE 2019 के लिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये रिलेशन, ये आपका रिलेशन डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय बल्ब या किसी भी रेजिस्टेंस के द्वारा। अब देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग हीट। तो जो भी हमारे अप्लायंस पे हीट जनरेट होगी वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। ठीक है, हीट जो जनरेट हो रही है वो एक्चुअली एनर्जी का लॉस है एक तरीके से, तो हीट के फॉर्म में निकल के आ रहा है। ठीक है, तो देखिए फैक्टर्स अगर हम देखें यहाँ पर क्या क्या हो जाएंगे, क्योंकि हीट का फॉर्मूला क्या है, I²RT। हीट का आपका फॉर्मूला है I²RT, तो ये डेफिनेटली डिपेंड करेगी हमारे करंट पे, हमारे रेजिस्टेंस पे और हमारे टाइम पे, जिस टाइम के लिए आपका ये करंट इसमें से फ्लो कर रहा है। तो अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड ये हो जाएगी I²RT। ये डिपेंड करेगी हमारे करंट पे, वो भी करंट पे किस पे, स्क्वायर ऑफ करंट पे। तो करंट अगर मैंने थोड़ा सा भी बढ़ाया तो उसका स्क्वायर बहुत तेजी से बढ़ेगा, तो हीट बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। R है आपका रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड कर रही है। ठीक है, हमारा वो टाइम जिसके लिए करंट हमारा बह रहा है, तो ये भी हो गया हमारा पावर रेटिंग ऑफ अप्लायंसेस।
ठीक है। तो किसी भी पावर रेटिंग का मतलब होता है कि आपका वो अप्लायंस कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा 1 सेकेंड में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर ये पूरा पोर्शन कंप्लीट। अब हम लोग जो नेक्स्ट यहाँ पर शुरू करेंगे वो हम लोग देखेंगे थोड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में। तो अब हम लोग जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो बस एक छोटा सा टॉपिक है और ये भी हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। ये टॉपिक है हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी सेल। तो दोस्तों सेल की अगर हम बात करें तो सेल वो हमारा डिवाइस है जो कि एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने में मदद करता है, क्योंकि अगर करंट को फ्लो कराना है तो पोटेंशियल डिफरेंस होना मस्ट है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो हमारा करंट फ्लो नहीं करेगी, ठीक है। तो सेल का मेन फंक्शन होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करना। अब देखते हैं हम लोग कि सेल का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया। देखिए सेल जो है हमारी दो पार्ट्स में क्लासिफाई की गई। एक है हमारी प्राइमरी सेल, एक है हमारी सेकेंडरी सेल, प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल। तो प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल में मैं डायरेक्ट आप लोगों को डिफरेंसेस बता दे रहा हूं, उसी से हमें पूरा समझ में आ जाएगा। तो यहां पर क्या होता है कि आपको पता है कि एक सेल में हमारा अंदर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है, इलेक्ट्रोड्स होते हैं और केमिकल रिएक्शन के कारण इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड में और अल्टीमेटली आपका करंट फ्लो करता है। तो मतलब यहां पर केमिकल रिएक्शन होगा। तो यहां पर जो केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन ये कैसा हो जाएगा, इज इररिवर्सिबल। केमिकल रिएक्शन हमारा हो गया इररिवर्सिबल और यहां पर हमारा केमिकल रिएक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल, ठीक है। सेकेंडरी में हो जाएगा रिवर्सिबल, मतलब इनको आप चार्ज नहीं कर सकते दोबारा से, कैन नॉट बी चार्ज, मतलब एक बार खत्म तो खत्म, फिर फेंकना पड़ेगा बैटरी को। जैसे हमारी डिप्पो की सेल होती है छोटी वाली जो घड़ी में लगाते हैं, ठीक है, तो उसको अगर एक बार उसकी खत्म हो गई बैटरी तो उसको फेंकना पड़ता है। लेकिन यहां पर क्या हो सकता है, दे कैन बी चार्ज, दे कैन बी रिचार्ज, तो रिचार्जेबल बैटरीज होती है, ठीक है। और थर्ड डिफरेंस देखिए यहां पर क्या होगा, केमिकल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, हमारी करंट में। केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाती है, हमारी करंट में, ठीक है। सिर्फ वन यूनिडायरेक्शनल यहां पर चेंज होगा, एक ही डायरेक्शन में होगा। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें तो करंट जो है हमारी, केमिकल एनर्जी जो है हमारी, यहां पर जो केमिकल एनर्जी है वो बदलेगी करंट में, केमिकल एनर्जी जो है वो बदलेगी करंट में। और ये कब होगा, जब हमारा डिस्चार्जिंग हो रहा होगा, जब डिस्चार्ज होगा। लेकिन वाइसी वर्सा कब होगा, जब हमारा चार्जिंग होगी। जैसे इन्वर्टर की बैटरी बोले, इन्वर्टर की बैटरी जब लाइट आ रही होती तो वो चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी वो कंज्यूम करेगा और किस पे कन्वर्ट कर लेगा, केमिकल एनर्जी में। कहां स्टोर होगी, उसके इलेक्ट्रोलाइट में। और डिस्चार्जिंग के दौरान हमारी केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है हमारी करंट में डिस्चार्जिंग के दौरान, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट डिफरेंस देखिए फोर्थ वाला, यहां से आपको वीक करंट मिलता है। यहां से क्या मिलता है, वीक करंट मिलता है, केपेबल ऑफ गिविंग वीक करंट ओनली, ठीक है। यहां से सिर्फ वीक करंट मिलेगा। लेकिन अगर हम यहां की बात करें तो यहां आपको लो करंट भी मिलेगा, लो करंट एज वेल एज हाई करंट, दोनों ही आपको यहां पर ऑब्टेन हो जाएंगे। लो भी मिल सकता है और हाई भी मिल सकता है। इसकी बात करेंगे, आपकी लाइट होगी, ठीक है, हल्की होती है और चीप भी होती है, लाइट एंड चीप, लाइट भी होगी और सस्ती भी होगी। लेकिन यहाँ की अगर हम बात करें तो ये आपकी हैवी होने वाली है, ये सब आपकी हैवी होती है और कॉस्टली हो जाती है, ठीक है। निप्पो की एक वही सेल शायद 10 रुपए की आती है, लेकिन रिचार्जेबल वाली लेंगे तो 25-50 तक रुपए की आपको मिलेगी, ठीक है। लास्ट डिफरेंस देखिए यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल्स है हमारे प्राइमरी सेल्स के, तो आप लोग साथ ही साथ नोट्स भी बनाते चलिएगा, ठीक है। तो ये लेक्चर जो है बाद में भी आपके अवेलेबल रहते हैं, प्लेलिस्ट में पड़े रहेंगे, आराम से आप देख सकते हो। हालांकि मैं रिकमेंड करूंगा साथ में ही देखिए, क्योंकि शेड्यूल हम लोग पहले ही डाल देते तो आप लोग को नोटिफाइड हो जाता होगा कि कब क्लास होने वाली है। लास्ट डिफरेंस है, इसके एग्जांपल्स क्या क्या होगा, सिंपल वोल्टेक सेल, सिंपल वोल्टेक सेल, और क्या क्या एग्जांपल्स हो गए, लेग्रांजे सेल, लेग्रांजे सेल, और हमारे क्या एग्जांपल्स हो गए, डैनियल सेल, डैनियल सेल, और हमारा क्या एग्जांपल हो गया, ड्राई सेल, ठीक है।
ये सारे एग्जांपल्स है हमारे प्राइमरी सेल के। और यहां पर एग्जांपल्स क्या हो गया, लेड और एसिड अक्यूमुलेटर, लेड और एसिड अक्यूमुलेटर, लेड और एसिड अक्यूमुलेटर, और हो गया निकल आयरन, निकल आयरन बैटरी, निकल आयरन बैटरी, और हमारे क्या हो गया, लिथियम हाइड्रोजन बैटरी। ठीक है, ये सब एग्जांपल्स हो गए हमारे प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल में। ठीक है, तो ये सिर्फ इतना हम लोग को पढ़ना था, इतना हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग शुरू करेंगे वो हम करने वाले हैं अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के केस में। तो दोस्तों अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमें शुरू करना है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। मतलब हमारे इलेक्ट्रिकल करंट जब किसी कंडक्टर में फ्लो करेगा तो उसकी वजह से एक मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, वही चीज हमें यहां पर पढ़नी है। तो देखिए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ऑयस्टर्ड, उनका एक्सपेरिमेंट यहां पर देखिए, बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है, बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट है। एक सेल है हमारी, एक हमारा ये रियोस्टैट है, ठीक है, यहां पर हो गया हमारा की, ठीक है, की हो गई हमारी, और यहां पर हमने क्या लगा दिया, यहां पर हमने लगा दिया अपना एक मैग्नेटिक कंपास, यहां पर लगा दिया हमने अपना एक मैग्नेटिक कंपास, इसके नीचे रख दिया, तार के नीचे रखा हुआ है। ठीक है, और अभी हमारी की ओपन है, की ओपन है, अभी हमारी की हमने प्लग नहीं करी। ये बैटरी है मेरी प्लस माइनस पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेगी V का। ये मेरा मैग्नेटिक कंपास साउथ और नॉर्थ डायरेक्शन में। तो सिंपल, आपको सर्किट तो समझ में आ रहा होगा, बहुत सिंपल सर्किट है। एक्सपेरिमेंट क्या करना है, जब हमने की क्लोज करी, ठीक है, ये जो है आपका इस तार के नीचे रखा हुआ है, ठीक है, इस तार के ऊपर नहीं रखा है, तार के नीचे रखा हुआ है, और जैसे ही हमने की को क्लोज किया, ठीक है, अभी जब करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो आपके मैग्नेटिक कंपास में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। जैसे ही आपने की को क्लोज किया, आप देखेंगे कि हमारे मैग्नेटिक कंपास में क्या आने लगा, डिफ्लेक्शन आने लगा, और ये आपका मैग्नेटिक कंपास कैसे हो जाएगा, आपका मैग्नेटिक कंपास कुछ ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपका मैग्नेटिक कंपास कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये की क्या है, आपकी क्लोज्ड कंडीशन में है, ये की हमारी हो गई क्लोज्ड कंडीशन में। ठीक है, अब इसमें क्या आने लगा, डिफ्लेक्शन। इसका मतलब है जब इसमें से करंट फ्लो कर रही है तो इसने कुछ एक मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस किया होगा, और मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस किया होगा तो उसी के कारण हमारे मैग्नेटिक कंपास में क्या आने लगा, एक डिफ्लेक्शन आने लगा। ठीक है, हमारे मैग्नेटिक कंपास में क्या आने लगा, एक डिफ्लेक्शन आने लगा। और इसी डिफ्लेक्शन ने क्या, इसका मैग्नेटिक कंपास का जो डिफ्लेक्शन है उससे हमने क्या प्रूव करा कि जब भी किसी कंडक्टर में करंट बहेगा तो वो अपने अराउंड मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर देगा, और उस मैग्नेटिक इफेक्ट में क्या होगा, इस कंपास पे फोर्स लगा, एक मैग्नेटिक फोर्स, जिसकी वजह से वो डिफ्लेक्ट हो गया। अब हमने क्या किया, अभी तो यहां पॉजिटिव था, यहां नेगेटिव था, अब हमने क्या कर दिया, इसके टर्मिनल्स को चेंज कर दिया। ठीक है, इसके टर्मिनल्स को चेंज कर दिया और बैटरी को क्लोज कर दिया। ठीक है, तो देखिए अब क्या होने वाला है, जैसे ही हमने इसके टर्मिनल्स को चेंज किया, अब हम देखेंगे कि हमारा डिफ्लेक्शन भी क्या हो गया, हमारा डिफ्लेक्शन भी हो जाएगा चेंज, हमारा डिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो गया। ठीक है, अभी करंट का डायरेक्शन ये था, अभी करंट का डायरेक्शन ये था। तो एक कंक्लूजन और निकला, एक कंक्लूजन दूसरा ये निकला, जैसे ही करंट का डायरेक्शन रिवर्स होगा, डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा, आपका चेंज हो जाएगा। तो करंट के डायरेक्शन में चेंज होने से आपका डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन भी चेंज हो रहा है। तो बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था, लेकिन इससे जो आउटकम निकला वो बहुत इंपॉर्टेंट था। आउटकम क्या है, पहला, जब भी किसी कंडक्टर में हम करंट फ्लो कराएंगे तो वो अपने अराउंड मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, और अगर कोई मैग्नेटिक कंपास रख देंगे तो उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा जिसके कारण वो डिफ्लेक्ट हो गया। करंट को जीरो कर देंगे तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, और करंट का डायरेक्शन चेंज करेंगे तो आपके डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। तो यही था बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट, और इसी एक्सपेरिमेंट ने फिर आगे बहुत सारी चीजों को ओपन कर दिया। ठीक है, तो इसमें जो मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर है वो भी हम लोग इसी में इंक्लूड कर ले रहे हैं, वो भी हम लोग इसी में बीच बीच में टॉपिक्स के थ्रू पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इसमें हमें देखना है दोस्तों, मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस। टॉपिक देखना है हमें मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस सबसे पहले देखते हैं हम लोग एक बार मैग्नेट। सबसे पहले देखते हैं मैग्नेट क्या होता है। मैग्नेट एक वो सब्सटेंस है जो दूसरे सब्सटेंसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं।
ठीक है। तो बार मैग्नेट क्या है, एक सिलेंडर शेप्ड का मैग्नेट होता है जिसमें एक साउथ पोल होगा, एक नॉर्थ पोल होगा। साउथ पोल कौन सा पोल होगा, साउथ पोल वो पोल है जो आपके अर्थ के ज्योग्राफिक साउथ की तरफ पॉइंट करेगा। नॉर्थ पोल वो है जो आपके अर्थ के ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ पॉइंट करने वाला है। तो अगर आप एक मैग्नेट को मिडिल से बांधकर फ्रीली सस्पेंड करा दे तो वो कहां पॉइंट करता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करता है। वो अपने आप को अर्थ की जो मैग्नेट है, ऐसा हमने माना है कि अर्थ के सेंटर में एक बहुत बड़ा सा मैग्नेट बेरिड है जो कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। तो ये भी मैग्नेट अपने आप को उसी डायरेक्शन में ओरिएंट कर लेगा। ठीक है, तो जैसे ही आपने मांगा, अब हमने क्या किया, एक A4 पेपर ले लिया। ठीक है, A4 पेपर के ऊपर हमने इस मैग्नेट को रखा। ठीक है, और यहां पर हमने आयरन फाइलिंग्स डाल दी। आयरन फाइलिंग्स मतलब आयरन का बुरादा जैसे कह सकते हैं। आयरन का बुरादा हमने बहुत ढेर सारा यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, बहुत सारा आयरन का बुरादा यहाँ हमने डाल दिया। और आयरन का बुरादा डालने के बाद क्या किया, हमने इस पेपर को हल्का सा टैप कर दिया, 2-3 बार इस तरीके से इसे टैप कर दिया। और टैप करने के बाद हम ये देखते हैं कि हमारे जो आयरन फाइलिंग्स हैं उन्होंने अपने आप को कुछ इस तरीके से अरेंज कर लिया है। ठीक है, कुछ इस तरीके से इनका अरेंजमेंट हो गया है। ठीक है, तो ये एक्चुअली आयरन फाइलिंग्स इस तरीके से अरेंज हुए हैं सर्कुलर लूप्स के फॉर्म में। तो ये क्या है, इसकी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है। ये क्या है, इसकी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है। अब बात ये आती है कि ये साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है कि नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है। तो इसको पता करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे अपना मैग्नेटिक कंपास। ठीक है, इसको यूज करने के लिए मतलब पता करने के लिए हम लोग यूज करेंगे अपना मैग्नेटिक कंपास। तो फिर से वही डायग्राम बना रहे हैं। ये आपका बार मैग्नेट है। ठीक है, इसे कहते हैं हम लोग बार मैग्नेट। बार मैग्नेट, ये हो गया मेरा साउथ पोल, ये हो गया मेरा नॉर्थ पोल। तो आपने देखा कि इस तरीके से हमारे लूप्स जो हैं इस तरीके से कुछ फॉर्म हो गए। लेकिन हमें अभी ये नहीं पता कि ये नॉर्थ से साउथ जा रहा है कि साउथ से नॉर्थ जा रहा है। ठीक है, इसको पता लगाने के लिए हमने क्या किया, यहां पर हमने रखा मैग्नेटिक कंपास को। ठीक है, यहां पे हमने रखा अपने मैग्नेटिक कंपास को। तो मैग्नेटिक कंपास की जो नीडल है, देखिए मैग्नेटिक कंपास की जो नीडल है वो इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है, वो इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है। फिर हमने रखा इसको यहां पर उठा के, तो इसका डायरेक्शन ये हो गया। फिर कई जगहों पर रखा, ठीक है, कई जगहों पर रखा तो हमारा डायरेक्शन इसने जो दिखाया इस तरीके से डायरेक्शन दिखाया। तो इससे ये प्रूफ होता है कि ये जो लाइन्स हैं आपकी वो डेफिनेटली नॉर्थ पोल से निकल रही होंगी और साउथ पोल में जाके एंटर कर रही होंगी। ठीक है, तो लाइन्स आर एंटरिंग इनटू द साउथ पोल एंड दे आर इमर्जिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल। तो इस तरीके से आपकी आयरन फाइलिंग्स अरेंज हो जाएंगी। ठीक है, और यही है आपकी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। ये है आपकी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स फॉर अ बार मैग्नेट। तो हम केस बाय केस चलेंगे। तो यहां से क्या हो गया, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ बार मैग्नेट। अब यहां पर एक बात आती है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है। फील्ड की बात करें तो क्या होता है दोस्तों, मैदान। मैदान को कह सकते हैं एक रीजन। ठीक है, तो वो फील्ड का मतलब होगा वो रीजन जहां पर इस मैग्नेट का मैग्नेटिक इफेक्ट को फील किया जा सकेगा, वो रीजन हमारा कहलाएगा मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड इज द रीजन इन विच द मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी फेल्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट को हम लोग फील कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्या है, हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। वेक्टर क्वांटिटी हो गई। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी है हमारी, ये आपकी एक क्लोज्ड कर्व्स हैं। दे आर क्लोज्ड कर्व्स। ठीक है, ये क्लोज्ड कर्व्स हैं एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस। मतलब ये लाइंस जितनी क्लोज होंगी आपस में, ये लाइन जितनी आपस में क्लोज होंगी उसका मतलब है कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग है। तो जितनी ज्यादा लाइंस आपस में क्लोज होंगी तो आपकी फील्ड उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग होने वाली है। ठीक है, और दो फील्ड लाइंस आपस में कभी भी क्रॉस नहीं करेंगी एक दूसरे को। दो फील्ड लाइंस जैसे एक ये है और एक ये हो गई, इस तरीके से कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि मान लीजिए अगर मैंने यहां पर कंपास रखा, अगर मैंने यहां पर कंपास रखा तो ये फील्ड लाइन एक बार कंपास यहां पर दिखाएगा क्योंकि इसका डायरेक्शन ये है, दूसरी बार कंपास यहां पर दिखाएगा। तो मतलब कंपास में डिफ्लेक्शन ही होता रहेगा।
तो मतलब इसका क्या है कि एक पॉइंट पर एक से ज्यादा डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। किसी एक पॉइंट पर आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का एक से ज्यादा डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ये कभी भी अपने आप को क्रॉस नहीं कर सकती, ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी, क्योंकि एक डायरेक्शन मतलब एक पॉइंट पर आपका एक ही डायरेक्शन पॉसिबल है। ठीक है, तो यहां पर इसको कैसे डिटरमाइन किया हमने डायरेक्शन को, बाय यूजिंग द मैग्नेटिक कंपास। ठीक है, और आउटसाइड द मैग्नेट्स की बात करें, आउटसाइड द मैग्नेट की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से कहां तक जा रही है, हमारी साउथ पोल तक। और साउथ पोल क्या है, साउथ पोल एंड का मैग्नेट का वो एंड है जो आपके अर्थ के ज्योग्राफिक साउथ की तरफ पॉइंट करेगा। नॉर्थ पोल मैग्नेट का वो पोल है जो आपके अर्थ के मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ पॉइंट करेगा। तो यहां से हो गए हमारे नॉर्थ पोल और हमारा साउथ पोल। ठीक है, तो यहां से कुछ हमने कंक्लूजन्स आप लोग को बताए। और इनसाइड द मैग्नेट की बात करें, इनसाइड द मैग्नेट ये कहां से कहां रन करेंगी, साउथ पोल से नॉर्थ पोल। इनसाइड द मैग्नेट साउथ पोल से नॉर्थ पोल चली जाएंगी। और ये इनको कहते हैं हमारे मैग्नेटिक एंड्स या मैग्नेट के एंड्स। और अगर मिडिल की बात करें तो मिडिल पे मैग्नेटिक पावर कितनी होती है, जीरो। मिडिल पे मैग्नेटिक पावर कितनी होती है, जीरो। ये कैसे पता चलेगा, मान लीजिए आपने एक कटोरा लिया जिसमें आयरन की नेल्स भरी है, लोहे की कीलें भरी हुई है, और उसमें आपने मैग्नेट को डाल के खूब अच्छे से हिला दिया। जब आप मैग्नेटिक उठाएंगे तो आप देखेंगे कील कहां पर चिपकी है, सिर्फ इस एंड पर और इस एंड पर, इन्हीं दोनों एंड्स पर आपकी कील चिपकी हुई है, सेंटर पे कोई भी कील नहीं चिपकती। तो इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि सेंटर पे मैग्नेटिक पावर नहीं है, जितनी भी मैग्नेटिक पावर है वो मैग्नेट के कहां पर कॉन्सेंट्रेटेड है, उसके दोनों एंड्स पर कॉन्सेंट्रेटेड है, साउथ पोल पे, मतलब नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल्स पे। ये कहते हैं इसे पोल्स ऑफ द मैग्नेट। ठीक है, तो यहां से हम लोगों ने देखा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है और हमारी मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमें देखना है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ करंट इन स्ट्रेट कंडक्टर। एक स्ट्रेट कंडक्टर के केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी कैसे होने वाली है और उसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, ये हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो देखिए हमने यहां पर क्या किया है, हमने एक स्ट्रेट वायर लिया है। एक स्ट्रेट वायर मतलब एक स्ट्रेट कंडक्टर है, और इसको हमने इसके एक कार्डबोर्ड है हमारे पास, उसके बीच में से पास करा दिया। कुछ इस टाइप की सिचुएशन है, ये हमारा कार्डबोर्ड हो गया, इसके बीच में से हमने तार को ऐसे पास कराया है, और यहां पर हमने लगा दिया है एक बैटरी। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव बैटरी हो गई हमारी, और ये हमारा रियोस्टैट, ये हो गई हमारी की जिसको अभी हमने प्लग नहीं किया है, और ये हो गया हमारा एमीटर। और यहां पर हमने क्या डाल दिया, यहां पर डाल दिया हमने अपने आयरन के फाइलिंग्स। ठीक है, यहां पर हमने डाल दिया अपने आयरन के फाइलिंग्स। आयरन के फाइलिंग्स हमने यहां पर अभी अपने डाल दिए। अब हमने क्या किया, हमने की को प्लग कर दिया। ठीक है, हमने की को क्या कर दिया, इसमें की को इंसर्ट कर दिया, और की को इंसर्ट करने के बाद आप जानते हैं कि करंट फ्लो करेगी, और करंट कहां से कहां फ्लो करेगी, अभी पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर ऐसे करंट फ्लो करेगी। और फिर हमने क्या किया, इस कार्डबोर्ड को हल्का सा टैप कर दिया। तो कार्डबोर्ड को टैप करने के बाद हम ये देखेंगे कि यहां पर कुछ ऐसे सर्कुलर लूप्स टाइप के बन गए, इस टाइप के ऐसे सर्कुलर लूप्स बन गए। ठीक है, ये ऐसे सर्कुलर लूप्स बन गए। तो यही एक्चुअली क्या है, ये है आपकी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या है, हमारी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है, सर्कुलर। अब ये सर्किल हमारे क्लॉकवाइज सर्किल है, ये सर्किल हमारे एंटी क्लॉकवाइज सर्किल है, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो ये सर्किल हमारे क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, ये हमें पता चलता है हमारे एक रूल है जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल ये कहता है कि आप अपने राइट हैंड का थंब में कंडक्टर को पकड़ लीजिए। तो यहां पर मेरा कंडक्टर है, मैंने इस कंडक्टर को ऐसे पकड़ लिया। ठीक है, कंडक्टर को मैं एग्जांपल दिखा रहा हूं, जैसे मान लीजिए ये मेरा कंडक्टर है। ठीक है, इसको मैंने अपने राइट हैंड में पकड़ लिया, सच दैट मेरा जो थंब है वो किस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, डायरेक्शन ऑफ करंट। यहां पर इस समय करंट क्या है, ऊपर से नीचे, तो मेरा थंब कहां पॉइंट करेगा, ऊपर से नीचे। तो जिस डायरेक्शन में मेरी फिंगर्स कर्ल होंगी, जिस डायरेक्शन में मेरी फिंगर्स कर्ल हो रही है, कैसे हो रही है, ये क्लॉकवाइज, तो उसी डायरेक्शन में हो जाएगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड, उस डायरेक्शन में हो जाएगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड। तो इस डायग्राम में आपकी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएंगी, क्लॉकवाइज। इस डायग्राम में आपकी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएंगी, क्लॉकवाइज। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए मेरा करंट, ये आपका स्ट्रेट कंडक्टर है, नीचे से ऊपर जा रहा होता और ये होती मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो क्या डायरेक्शन हो जाता, देखिए
राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, कंडक्टर को अपने राइट हैंड में पकड़िए सच दैट थंब का डायरेक्शन जो हो वो हो आपके करंट का डायरेक्शन। तो थंब का डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन है, फिंगर्स किस डायरेक्शन में कर्ल कर रही है, ये कर रही है मेरी एंटी क्लॉकवाइज। तो जब मेरी एंटी क्लॉकवाइज करेंगी तो ये हो गया मेरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहां पर आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनी है ये कंटिन्यूअस सर्कुलर लूप्स है, सर्किल के लूप्स बने हुए हैं, कंप्लीट लूप्स है, और ये या तो क्लॉकवाइज हो सकते हैं या तो एंटी क्लॉकवाइज हो सकते हैं। मान लीजिए आपने बैटरी का टर्मिनल बदल दिया, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है, तो क्या होगा, करंट ऊपर से नीचे की बजाय नीचे से ऊपर हो जाएगा। तो करंट का डायरेक्शन जैसे ही रिवर्स होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। तो यहां पर कुछ पॉइंट्स है कि मैग्नेटिक, अगर हमें करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर दिया तो फील्ड के डायरेक्शन मतलब रोटेशन का डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर रिवर्स हो जाएगा। तो यहां पर हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हो गए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, दे आर इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में है। उनका डायरेक्शन हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, राइट हैंड थंब रूल। मैंने आपको बताया कंडक्टर को इस तरीके से पकड़ना है कि आपका थंब करंट के डायरेक्शन में पॉइंट करेगा और जिस डायरेक्शन में आपकी फिंगर्स कर्ल करेंगी वही डायरेक्शन हो जाएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड का। तो ये हो गया, फील्ड डायरेक्शन रिवर्स कर सकते हैं करंट के डायरेक्शन को हम रिवर्स करने के बाद। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो यहां पर हम लोग को सीखने हैं। तो किस तरीके से हमें अपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन निकालना है कि वो क्लॉक होंगी कि एंटी क्लॉक में होंगी, वो यूज करेंगे हम लोग RHTB, राइट हैंड थंब रूल। तो इसी के साथ हमारा ये वाला मॉड्यूल भी फिनिश होता है। नेक्स्ट मॉड्यूल में इसके आगे हम लोग और पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग लूप। फिर इसमें हम लोग को जनरेटर पढ़ना है, मोटर पढ़ना है, फैराडेज लॉस पढ़ना है और लेंजेस लॉ पढ़ना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन, और जरूर से सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स और कोलीग्स को भी इस चैनल के बारे में बता दीजिए। थैंक यू सो मच।